देखिए, सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में, उनके लिए एक कॉमन एग्जाम बनाया गया है जिसके थ्रू बच्चे जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एग्जाम लिख करके और भारत देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ 233 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट आने वाले 1-2 सालों में लगभग सारी यूनिवर्सिटीज इसके साथ जुड़ जाएंगी। मुझे लगता है वो उन 233 यूनिवर्सिटी में वो सारी यूनिवर्सिटीज आ गई होंगी जिनमें ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि इनमें एडमिशन हो जाए। जी, तो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हम डीयू की बात कर लें या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जेएनयू हो गया, तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो तो हैं ही इसमें। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट, डीम्ड और जो राज्य शासित यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो राज्य यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो भी इसके साथ जुड़ती चली जा रही हैं। ओके, तो सर ये सीयूईटी का एग्जाम का उद्देश्य क्या है? पहले बच्चों पे बड़ा प्रेशर रहता था कि बहुत अच्छे से मार्क्स करने हैं और वो उस पे फोकस करते थे, और अब क्या हो गया है कि मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, उसके बाद फिर एक और एग्जाम आ गया, तो ये उनको एज अ बर्डन देखना चाहिए या फिर इससे कुछ फायदे भी होंगे? आप बताइए। जो सबसे पहला उद्देश्य था सीयूईटी एग्जाम को लाने का, वो ये था कि जो पिछले 10 सालों में हमने देखा, जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, खास करके अगर आप डीयू की बात करती हैं, तो जो कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनके कट ऑफ्स ऑलमोस्ट 100% से शुरू हो रहे थे और फाइनली वो 99.5 99.5 पे जाकर के बंद होते थे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब पढ़ाई की बात करते हैं तो उसको, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, लिखित होता है, वो उस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो इन सब बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये था उद्देश्य कि अभी बच्चे बहुत सारी परीक्षाओं को उनको लिखना पड़ता था कि अगर आप डीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक परीक्षा देनी होगी, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा देनी होगी। तो इन सबको दूर करने के लिए और एक ही परीक्षा बच्चा दे, उसके लिए इसको लाया गया है। और आने वाले समय में सिर्फ इसी के थ्रू आपके सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स होंगे। तो जो बोर्ड है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस रहेगी, बट सीयूईटी के माध्यम से ही जितने भी एडमिशन्स होंगे वो सारी यूनिवर्सिटीज करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने बताया कि पूरे इंडिया में 233 यूनिवर्सिटी इससे एफिलिएटेड है या लिंक्ड है, तो इन सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम के बाद फीस क्या सेम है और क्वालिफिकेशन किस तरह से डिसाइड करेंगे कि किसी कैंडिडेट को कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों के मन में। तो मैं बता दूं कि जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में जुड़ी हुई हैं, आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के टाइम पे जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाकर के अलग से फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फीस की आप बात कर रहे थे, जो पढ़ाई के समय आपको फीस देनी होगी अगले 3 सालों के लिए, वो हर यूनिवर्सिटी अपना तय करेगी, फीस जो भी होगा 3 सालों का। हालांकि आप देखेंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा इस चीज में, लेकिन जो एग्जाम है वो 21 मई से लेके 31 मई तक होने वाले हैं इस साल। और अगर जरूरत पड़ी तो कुछ रिजर्व डेट्स भी रखे गए हैं 1 से लेके 7 जून तक। और जो रिजल्ट है सीयूईटी का वो जून के तीसरे सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जब रिजल्ट आएगा उसी समय जितने भी यूनिवर्सिटीज, जितने भी विश्वविद्यालय हैं या कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको उनके वेबसाइट पे जाकर के उनका जो काउंसलिंग पोर्टल होगा वहां फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे आप अपने 12th का रिजल्ट सबमिट करेंगे। इसके अलावा जो आपको सीयूईटी की तरफ से, जो एनटीए की तरफ से स्कोर कार्ड मिलेगा वो आप सबमिट करेंगे। और अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आपने जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस उस यूनिवर्सिटी ने रखी थी, तो आपने अगर उसको फुलफिल किया है तो आपको एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो सर ये जो सभी बच्चे, मतलब मान लिया सभी बच्चों ने सीयूईटी एग्जाम दे दिया और किसी का किस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल रहा है, ये वो नहीं तय करेंगे, बच्चे नहीं तय करेंगे?
नहीं देखिए, बच्चे पहले भर के रखेंगे फॉर्म में। अभी भी जैसे सीयूटी एप्लीकेशन है, तो जब आप सीयूटी का एप्लीकेशन फिल करते हैं उस समय आपको अपने यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करना होता है। ओके। तो आप चाहें तो एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, या आप चाहें तो 233 यूनिवर्सिटीज जो हैं आप सबको अप्लाई कर सकते हैं। ओके। लेकिन उसके पीछे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी विश्वविद्यालय ने सेट किया हुआ है, तो क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। जब आप ये फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आप जब एग्जाम दे देंगे मई के महीने में 21 मई से 31 में, जिस दिन आपका स्लॉट होगा, आप जब एग्जाम दे देंगे और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको अलग से अप्लाई करना होगा। तो बच्चे नहीं डिसाइड करेंगे एक तरीके से। फिर जब यूनिवर्सिटीज को आपने अप्लाई किया तो वो ये देखेंगे कि इस कोर्स में कितने एप्लीकेशन आए हैं। तो वो भी कॉलेज, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, वहां बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 76 कॉलेजेस हैं। एक बच्चा हर कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, 2 बच्चे हर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे भी कुछ मापदंड दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्धारित कर दिए हैं कि अगर 2 बच्चे एक ही कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं एक ही कोर्स के लिए, तो उस समय वो आपके जो 12वीं की बोर्ड के रिजल्ट है उसको भी टाई ब्रेकर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखा जाए तो इसमें बच्चे को बजाय बच्चों को अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, और फिर स्कोर जो आप सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे हर कॉलेज और विश्वविद्यालय अपना कट ऑफ फिर से निकालेगा और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन। यानी सिर्फ सीयूईटी एग्जाम काफी नहीं है, आपका जो मार्कशीट है वो भी काउंट करती है। अब बिल्कुल देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हमारा जो जनसंख्या है। तो सब बात घूम फिर के वही आ गई ना, आपको एग्जाम भी परफॉर्म करना है सीयूईटी के लिए, मतलब वो बराबर वाली चीज तो आई नहीं। और सीयूईटी में मान लिया बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया जी, तो फिर तो भी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं जो सीयूईटी में हैं, जिन्होंने ये निर्धारित किया है कि हम एडमिशंस के लिए सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, तो वो पहले सीयूईटी का स्कोर देखेंगे। अगर वहां पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो ज्यादा हो जाती हैं, जो इनटेक है उससे, तो वो फिर टाई ब्रेकर के तौर पे क्लास 12 का रिजल्ट देखेंगे। ओके। लिख रहे हैं कि सीयूईटी एग्जाम के लिए कहाँ अप्लाई करना है, वेबसाइट बताइए, और हर राज्य के लिए क्या एक जैसा है, और या अलग अलग जाना होगा, और बच्चे को दूर भेजना नहीं चाहते तो पास में भी क्या कुछ विशेष प्रबंध है, ऐसा सवाल आया। तो बबीता जी, सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, वैसे तो 30 मार्च अंतिम तारीख थी इस साल के एप्लीकेशन के लिए, बट ये एक सुनहरा अवसर निकल कर के आया है कि कल दोबारा एनटीए ने फॉर्म लाइव कर दिया है। लोगों के पास समय है कल शाम 11 अप्रैल, कल शाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है जी। तो दोबारा जो लोग पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे या जो अपने फॉर्म में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कल रात 11:59 तक अप्लाई करने के लिए। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 11 अप्रैल तक भर सकते हैं। अब जहां तक एग्जाम का सवाल है, जो परीक्षा है, तो इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि जब आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं सीयूईटी का, जिसका ऑफिशियल पोर्टल है cuet.samarth.ac.in, तो सीयूईटी का ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपना फॉर्म सबमिट भी करना है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, जिसमें आपको जो सेंटर के लिए सिटी है, कहां पर आप एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो वो जो सिटी आपको मिलेगी, जो फॉर्म होगा, उसमें निर्धारित किया गया है कि जिस राज्य में आप रहते हैं या जहां आपका परमानेंट एड्रेस है, उसी के बेसिस पे आप 2 शहर चुन सकते हैं अपने राज्य में। तो परीक्षा तो आप अपने राज्य में दे सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा सवाल था इनका कि मैं अपने बच्चे को दूसरे राज्य में नहीं भेजना चाहता हूं, तो आपके व्यक्तिगत रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। पहली बात, मैं समझता हूं कि अगर पढ़ाई अच्छी है दूसरे राज्य में तो आपको जरूर भेजना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं अपने बच्चे को दूसरे राज्य में, तो हर राज्य में आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप उन यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं, या जब रिजल्ट आ जाएगा उस समय भी इस बार एनटीए ने अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपने पहले सेलेक्ट नहीं किया था तो भी आप यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर सकते हैं उनके काउंसलिंग पोर्टल पे। शर्त यह है कि आप जो कोर्स की योग्यता है वो आप फुलफिल कर रहे हो। ओके सर, एग्जाम पैटर्न जो है वो पिछली बार की तरह ही है या कुछ चेंज है? अगर चेंज है तो क्या चेंज है, ये भी बहुत जरूरी है। इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछली बार अगर आप देखें जो सीयूईटी 2022 थी वो 2 शिफ्ट्स में हुई थी।
और टेक्निकल रीजंस की वजह से जो एग्जाम 10 दिन में खत्म होना था वो 20 दिन में खत्म हुई थी, बट ये भी देखना होगा कि वो पहली बार था। हाँ, वही। इस बार जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट्स में होंगी, तो बच्चों को जो एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको 10 विषय तक का वो मिला हुआ है परमिशन कि आप 10 विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 सेक्शन से पेपर है, बट इस पिछली बार की तरह जहां बच्चों ने अपने स्लॉट्स खुद डिसाइड किए थे कि इस स्लॉट में मैं ये पेपर लिखना चाहूंगा, वो इस बार ऑप्शन बच्चों के पास नहीं है। Okay. तो पहली बात 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट हो गई और एनटी ही आपके शिफ्ट एलोकेट करेगा। 21 में से 31 में आप किसी भी 2 दिन या हो सकता है कि सेम डे आपको तीनों शिफ्ट मिल जाए। हालांकि बेहतर यह होगा कि आपको अलग अलग दिन पे मिले क्योंकि परीक्षा काफी लंबी है। इसके अलावा कुछ विषयों को लेकर भी बदलाव किया गया है, जो प्रश्न हैं वो कम किए गए हैं। Okay. और ये भी बात चल रही है, अभी इस पे कुछ फाइनल नहीं आया है कोई चेंज किस तरीके से होगा, बट ये भी चल रहा है कि डिसीजन में कि कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, उसमें शायद एक्स्ट्रा समय इस बार दिए जाए। और उनसे हम जानना चाहते हैं सीयूईटी के सिलेबस के बारे में। फिलहाल सभी बच्चों के दिमाग में यही होगा क्या क्या सिलेबस कितना आ रहा है और कितनी तैयारी करें। बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट एग्जाम देकर वो फ्री हुए हैं, और अब सीयूईटी के लिए क्या क्या सोच के रखे हैं कि कितना तैयारी करनी है और क्या पढ़ाई करनी है। तो बबीता जी, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो उनको समझनी होगी कि आप किन विषयों से परीक्षा दे रहे हैं। और जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है, अगर आपने बच्चों ने उसको ध्यान से देखा होगा तो उन्हें पता है कि इसके अंदर 3 भाग हैं, 3 सेक्शन है। तो जो पहला सेक्शन है वो है लैंग्वेजेस के ऊपर। तो आपको लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसमें ये ध्यान रखने की बात है कि आपने जो अभी विषय पढ़े थे, जो लैंग्वेज पढ़ा था अपने स्कूल में, यहाँ पर जो पेपर होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अभी जैसे कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहा था तो प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर पे फोकस होकर के बोर्ड एग्जाम उसने लिखे थे, बट यहाँ पे जो पेपर आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। वो आपको वोकैबुलरी, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करेगा। तो आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या जो इसके अलावा 31 लैंग्वेज हैं जो सीयूईटी में है। टोटल 32 लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हैं। 32 लैंग्वेजेस हैं, तो आपको हर का जो पैटर्न होगा हर लैंग्वेज को बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसके अलावा आपके कुछ 27 विषय हैं सेक्शन 2 के अंदर आते हैं। वो जब आप जो भी सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है तो उसका सिलेबस जो है वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो आपने जो 12वीं में अपनी पढ़ाई की है किसी भी विषय को लेकर के, तो वो वही सिलेबस है ज्यादातर, बट एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए जो तरीका है वो ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी का, उस पे सिलेबस जो हर विषय का दिया हुआ है इन 27 विषयों को लेकर के, तो आप उसको फॉलो करें। और एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आप फॉलो करें, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ बहुत सारे बोर्ड्स हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड्स हैं, तो थोड़ा बदलाव हर बोर्ड में रहता है। तो आप कुछ मिस ना कर जाएं, इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप सीयूटी ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है आप उसको फॉलो करें, जो निर्धारित किया है। इसके अलावा एक तीसरा सेक्शन भी है, जनरल टेस्ट, जिसमें आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जो जीके हो गया। मैं वही पूछने वाली थी कि कुछ सिलेबस से हटकर भी आने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आप जनरल टेस्ट हैं तो काफी सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पे आपको जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, आपको उसका परीक्षा देना ही है। तो जब आप जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर आप देखें इस जनरेशन को, तो बहुत लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स जो सामान्य ज्ञान है उसमें ही दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो अब यहाँ से कुछ 40 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, तो बच्चों को सिलेबस को समझ करके और अपना एक प्रारूप बनाना होगा समय को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और आई थिंक थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अच्छी बात यह है कि जो विषय हैं वो आपकी 12वीं के सिलेबस से काफी मेल खाएंगे, जो अब आपको सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है।
तो अगले 40 दिन आप बिल्कुल ध्यान से कोशिश करें कि 10-12 घंटे डेली हम लगाएं इस पे, और हर विषय के ऊपर समान तरीके से आप ध्यान दें। इक्वल जो टाइम बोलते हैं कि आप बिल्कुल समान समय दें, आप 2-3 घंटे हर विषय के ऊपर अगर आप देते हैं, और एक टाइमलाइन अगर आप सेट कर लेते हैं कि आज मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है या आज मुझे ये टॉपिक को रिवाइज करना है, इसको नए टॉपिक को शुरू करने से पहले, तो आप इस तरीके से अगर प्लान फॉलो करते हैं तो आप अगले 20 दिन के बाद आप रिवीजन भी कर पाएंगे उसके लिए। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो विषय हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके 12वीं के विषयों से मेल खाते हुए हैं, मतलब वही सिलेबस। तो अगर आपके 12वीं के एग्जाम अच्छे गए हैं, आपने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये परीक्षा थोड़ी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि वो मॉक टेस्ट जरूर लिखें, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक बोर्ड्स पे आपके राइटिंग स्किल्स मैटर करते थे, आप किस तरीके से आंसर्स लिखते थे। यहाँ आपकी आंखों के सामने 4 चॉइसेस होंगे, आपको उसमें से आपको सही आंसर पकड़ना है। तो वो जो आसान दिखता है वो भी कई बार टफ हो जाता है। तो प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे, मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा लिखेंगे, और जो एग्जाम देना है वो अपने आप में एक कला है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको उतना समय नहीं मिलता है बोर्ड एग्जाम्स की तरह। तो इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह के होंगे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितना टाइम मिलेगा, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, तो उन सब सवालों का जवाब आप प्लीज दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उनके लिए। बिल्कुल। तो जहां तक मार्किंग स्कीम का सवाल है, तो तीनों सेक्शंस की अगर बात करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन सब्जेक्ट्स या जीटी हो, तो हर क्वेश्चन पे आपको, हर प्रश्न पे आपको सही उत्तर देने पे 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी प्रश्न का जवाब गलत दिया है तो उसके लिए आपको 1 नंबर कट कर दिए जाएंगे। सो आपका निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ध्यान से पेपर लिखें, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर जाएं एग्जाम हॉल में। इस बार थोड़े से बदलाव और किए गए हैं, यानी तुक्के नहीं चलने वाले। तुक्के बिल्कुल नहीं चलने वाले, वो आपके लिए रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2023 के एग्जाम की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि जो सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 5 डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये जो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो घटा दिए गए हैं। तो पिछली बार 50 क्वेश्चन आए थे और उसमें से बच्चों को 40 के जवाब देने थे। इस बार इन विषयों में, इन 5 विषयों में सिर्फ 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 35 प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर हम देखें इसके तहत जो टोटल मार्क्स का जो सवाल था आपने जो पूछा, तो ये हर बच्चे के लिए जो टोटल मार्क्स है वो अलग होगा, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके यूनिवर्सिटी और कोर्स रिक्वायरमेंट के तहत उसको 4 पेपर देने हैं, किसी बच्चे को 6 पेपर देने हैं, किसी को 7 भी देने हैं। तो जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं और आपका जो सब्जेक्ट हैं, इन 5 विषयों को छोड़ दें अगर, तो आपके 200 नंबर का हर पेपर हो जाता है। बट अगर ये 5 विषय आप देखते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, तो इनमें चूंकि सवाल कम कर दिए गए हैं, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 175 ही बनेगा। और जो थर्ड सेक्शन है जीटी, उसमें आपको 50 सवालों के जवाब देने हैं। इस बार 60 प्रश्न होंगे, तो वो 250 नंबर का हो जाएगा। तो अगर मेरा कॉम्बिनेशन जीटी लेकर के है, तो मेरा टोटल मार्क्स जो होगा वो डिफर करेगा, वो अलग होगा, आपका जो है वो अलग होगा। तो डिपेंड करेगा कि बच्चे ने कितने विषय और कितने सेक्शन वहां पे पेपर में सेलेक्ट किए हैं। ओके, ये बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए नया है, और कम से कम उनके लिए तो नया है ही जो पहली बार ये एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जा रहे हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया है, और हम सर से ही क्यों ना पूछ लें कि पिछली बार के एग्जाम में बच्चों ने क्या गलतियां की थी और क्या डाउट्स हैं वो ज्यादातर आते हैं, और जो गलतियां हैं उससे इस बार ना दोहराएं, तो वो क्या बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? सर प्लीज बताइए। एग्जाम में तो जो गलतियां होती हैं वो तो अलग चीज है, बट अगर आप सीयूईटी को देखें तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो उसके एप्लीकेशन में ही हो जाती है। तो अगर आप
आपने ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर आपने विषयों का चयन नहीं किया है, सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन नहीं किया है, तो इससे आपके एडमिशन पे असर हो सकता है। तो कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके लिए आपको सिर्फ 2 ही डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या जीटी जरूर लेना है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पे आपको जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके जो विषय हैं वो कम पड़ गए या आपने कोई ऐसा विषय डाल दिया है जिसके बेसिस पे वो सिलेक्शन नहीं होना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, और लास्ट ईयर काफी बच्चों के साथ हुई। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, खास करके अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, जिन्होंने साइंस के कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और वो एलिजिबल नहीं रहे क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया था। क्योंकि जो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म है और जो ब्रोशर है उस पर लिखा हुआ था कि जो आपका जो रिजल्ट मैटर करेगा वो आपके साइंस के विषयों के ऊपर मैटर करेगा, लेकिन आपको लैंग्वेज को क्वालिफाई करना था जरूर, आपको पेपर देना था और उसमें 30% अंक लाने थे। तो बच्चों को लगा कि मतलब चूंकि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है तो ये देना जरूरी नहीं है, तो वहां पे काफी प्रॉब्लम हुई बच्चों को। तो जो आपका सब्जेक्ट्स का जो चयन है, सिलेक्शन है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो परीक्षा में तो कम, फॉर्म पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, वो सबसे पहले। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा और आप रिजल्ट आने के बाद आपको पता चले कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि विषय कम पड़ गया, गलत विषय आपने ले लिए हैं, तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। और वो उन लोगों के लिए अभी तो फिलहाल फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन जो कल चांस लेना चाहते हैं, अभी उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों जन के लिए सुनहरा अवसर है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, जिनको पता नहीं था या किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, वो कल तक फॉर्म भर सकते हैं सीयूईटी का। और जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिया था 30 मार्च तक या उससे पहले, उनके पास भी एक अवसर है कि अगर वो फॉर्म में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कुछ बदलाव आपको मौका दिया गया है, तो आप उसमें नए यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हैं, आप उसमें नए सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं विषय के बारे में, तो वो आप कल तक कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। सर, वेबसाइट के बारे में एक बार और बता दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो जो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस का जो सीयूईटी एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, उसका जो वेबसाइट है वो है CUET.samarth.ac.in। तो सारी प्रक्रिया इसी वेबसाइट पे होगी। आपको फॉर्म भी भरना है और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी यहीं आएगा। ओके।